हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धसूत्रीय विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे और क्वेश्चन भी करवाएंगे। आप सभी को पता है, बहुत कठिन हो जाता है अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक नहीं पढ़ते हो तो, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी समझ शुरुआत से होना ज़रूरी है। अगर आप बीच में से पढ़ते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूँ और बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी हो, आरपीएफ हो, कोई सी भी एग्जाम हो, रेलवे के कोई सी भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। साथ ही साथ में आप एसएससी और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सबके लिए वीडियो उपयोगी है। बस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। आज की क्लास में अर्धसूत्रीय विभाजन समाप्त नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। कल परसों 3 दिन की क्लास में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको समसूत्रीय विभाजन कंप्लीट करवा दिया है। कोशिका विभाजन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी है। तो इसकी 5 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने पिछली 5 क्लासें नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में। अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के बारे में। ऐसे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है फिर भी आप इस चैप्टर को सीख सकते हो। अभी मौका है आपके पास, अभी एग्जाम है आपके पास। मियोसिस सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं आपको कोशिका विभाजन के बारे में बताऊं कि भाई कोशिका विभाजन क्या है, कोशिका विभाजन के बारे में बताऊं तो ये कोई कोशिका है, ठीक है। ये अपने आप को डिवाइड करती है और 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेल डिवीजन कहा जाता है। जो कोशिका डिवाइड हुई है यानी कि विभाजित हुई है, उस कोशिका को क्या कहा जाता है? इस कोशिका को कहा जाता है मात्र कोशिका। जो कोशिका डिवाइड होती है, विभाजित होती है, उसे हमने क्या नाम दिया? मात्र कोशिका। जो नई कोशिका बनी है, इन नई कोशिकाओं को हम क्या नाम देते हैं? पुत्री कोशिका या फिर संतति कोशिका। तो कोशिका विभाजन की डेफिनेशन क्या हो गई कि कोई कोशिका अपने आप को विभाजित करती है और 2 या 2 से अधिक नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जिस प्रोसेस से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है उस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित हुई है उसे हमने मात्र कोशिका कहा, और जो नई कोशिका बनी है उसे हमने पुत्रीय संतति कोशिका कह दिया। इतनी बात क्लियर मैं आपको पहले भी पढ़ा करके आ चुका, ठीक है। अब अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। एक समसूत्रीय विभाजन होता है, एक अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और एक असूत्रीय विभाजन होता है। तो समसूत्रीय विभाजन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो? समसूत्रीय जब विभाजन मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि वह विभाजन जिसमें बनने वाली जो कोशिका है, जिसे आपने पुत्री कोशिका, संतति कोशिका कहा है, इन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मात्र कोशिका के बराबर होती है। यही मैंने कहा था आपसे। मैंने आपसे क्या कहा था कि वह विभाजन जिसमें
संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, जैसे कि मान लीजिए संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 है। इसे 23 एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर 46 लेना चाहिए। भाई जो नई कोशिका है, इन नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, यानी कि वह विभाजन जिसमें संतति या पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जितनी होगी उतनी ही मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी। ऐसे विभाजन को क्या कहा जाता है? समसूत्री विभाजन कहा जाता है। यानी कि वह विभाजन जिसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मात्र कोशिका के बराबर होती है। तो ये जो मात्र कोशिका होती है इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी? 46 रहेगी। जितनी नई कोशिका बनी है, जितनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है, उतनी ही मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो सम का मतलब समान, सूत्री का मतलब गुणसूत्र, जिसमें गुणसूत्र समान हो ऐसे विभाजन को कहा जाता है समसूत्री विभाजन। जिसमें जो मात्र कोशिका होती है, इस मात्र कोशिका में जितने गुणसूत्र है उतने ही भैया जो संतति कोशिका है या फिर जो पुत्री कोशिका है, इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है, ऐसे विभाजन को क्या कहा जाता है? समसूत्री विभाजन कहा जाता है। अब ये चीजें मैंने आपको क्यों सिखाई है? इसलिए सिखाई है ताकि आप अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अच्छे से समझ सके। अब मैं अर्धसूत्री विभाजन की डेफिनेशन लिख रहा हूं कि आपको बताना समझ में आता है या नहीं आता है, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वह विभाजन जिसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के आदि होती है। ऐसे विभाजन को क्या कहा जाता है? ऐसे विभाजन को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। बताओ, वह विभाजन जिसमें बनने वाली जो संतति कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। नहीं आया समझ में? अब आ जाएगा। ये क्या है? ये मात्र कोशिका है, ये मात्र कोशिका है। अब ये मात्र कोशिका अपने आप को विभाजित करके जो नई कोशिका बनाएगी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं संतति कोशिका। वैसे याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन में जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कैसे होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एग्जाम्पल 2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि भैया यहाँ पर 2 ही कोशिका बनती है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना बता देता हूँ कि ऊपर वाली मात्र कोशिका है, ये विभाजित होगी, नई कोशिकाओं का निर्माण होगा जिसे हम संतति या फिर पुत्री कोशिका कहेंगे। तो ये जो पुत्री कोशिका होती है, जैसे मान लीजिए मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी? 23 रह जाएगी। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, वह विभाजन जिसमें बनने वाली जो नई कोशिका होती है या बनने वाली जो संतति या पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या है, ये गुणसूत्रों की जो संख्या है ये मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की, मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। देख सकते हो, उधर 46 है, इधर 43 है, यहाँ पर 2n होगा तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? n होगी भैया, बोलो। तो वह विभाजन जिसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की क्या होती है? आधी होती है। ऐसे विभाजन को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन।
लेकिन समसूत्री विभाजन क्या है? वह विभाजन जिसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। ऐसे विभाजन को समसूत्री विभाजन कहा जाता है। बोलो, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए। गाइज, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की होती है, आधी होती है, बराबर होती है, द्विगुनी होती है? तो आधी होती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको करवाने वाला हूं। पहले बताओ, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? समसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका और जो पुत्री कोशिका है, संतति कोशिका, इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या बराबर थी, इसलिए हमने समसूत्री विभाजन कह दिया। अर्धसूत्री, अर्ध का मतलब आधा होता है, सूत्री का मतलब गुणसूत्र होता है, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? नई कोशिकाओं में आधी हो जाएगी। तो ये नई कोशिका है, संतति पुत्री कोशिका, इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है मात्र कोशिका से। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या निकल के आई? वह विभाजन जिसमें बनने वाली जो संतति कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की क्या होगी? आधी होगी। ऐसे विभाजन को क्या कहा जाता है? ऐसे विभाजन को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। देखो, इस छोटी सी चीज को समझाने के लिए मुझे कितना घुमा फिराकर आपको बताना पड़ा। क्यों बताना पड़ा? अगर नहीं बताता तो आपको समझ में नहीं आता। जो हमारे साथ रेगुलर पढ़ रहे हैं वो तो समझ जाते, लेकिन जो नया आया है कोई भाई, वो भाई नहीं समझ पाता। मैं आपसे फिर कहता हूं कि जिस तरीके से आपने ये समझा है वैसे ही आप सारी चीजों को समझ जाओगे। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे समसूत्री विभाजन हो, चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, चाहे असूत्री विभाजन हो। सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे समसूत्री विभाजन में हमने सभी क्वेश्चन सोल्व किए थे, वैसे ही अर्धसूत्री विभाजन में भी हम सारे के सारे ही क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। मैंने आपको समसूत्री विभाजन में सारे क्वेश्चन करवाए थे। अरे भैया, जाकर के क्लास देखिए यार, पिछली 2 क्लास देखना, मैंने समसूत्री विभाजन से संबंधित आपको करवाई थी। 2 या 3 क्लास है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन क्लासों का। मैं तो ये कहता हूँ कि समसूत्री विभाजन आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, 4-5 घंटे का। मैंने जितने भी क्लास करवाई है वो सभी जाकर के देख लेना, मजा आ जाएगा भैया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन है इसकी खोज किसने की थी, तो क्या बताओगे? हर्टविग ने की थी। ठीक है, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। और असूत्री विभाजन की खोज रिमेक ने। सबसे पहले कोशिका विभाजन के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो, कोशिका विभाजन दिया था। इन्होंने यही तो बताया था कि भाई जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है ना, वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, और जिस प्रोसेस के तहत होता है उस प्रोसेस को कोशिका विभाजन कहा जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। शरीर की मरम्मत के लिए कौन सा विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है। ये मैं आपको पढ़ा करके आ चुका। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो जनन कोशिका होती है, इन जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? वह कोशिका जो आपके जनन में सहायक होती है। जनन क्या होता है आप सभी को पता है। हमारे जैसे नए जीव की उत्पत्ति करने वाली जो कोशिका होती है उन्हें जनन कोशिका कहा जाता है। जैसे कि हम जो है हमारे जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं, है कि नहीं? गाय जो है वो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करती है, भैंस है वो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करती है। तो हमारे जैसे नए जीव की उत्पत्ति में जो कोशिका सहायक होती है उसे जनन कोशिका कहा जाता है। ठीक है, अब कौन कौन सी कोशिका सहायक होती है? तो एक होती है शुक्राणु जो नर में होती है, और एक होती है अंडाणु जो मादा में होती है। दोनों के निर्माण में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये जनन कोशिका है, और जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा।
हमारे शरीर की जो अन्य कोशिका है, जनन कोशिकाओं के अलावा जो कायिक कोशिका है जो आपके शरीर का निर्माण करती है, जैसे कि नाखून की कोशिका है, आपके बालों की कोशिका है, शरीर की स्किन की कोशिका है, आपके मुंह की कोशिका है, जितने भी कोशिका आपको दिखाई दे रही है, जितने भी कोशिका आपके शरीर में है, जनन कोशिकाओं के अलावा जितने भी कोशिकाएं, उन सभी कोशिकाओं में तो समसूत्री विभाजन होगा। मैं आपको पहले पढ़ा करके आ चुका। बस इतना याद रखना है कि जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ठीक है भाई, ये चीजें आपको याद हो गई, ये चीज आपको याद हो गई, ये चीजें आपको याद हो गई। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, इसमें जब एक कोशिका डिवाइड होगी तो एक कोशिका से कितने कोशिका बनेगी? 4 कोशिका बनेगी मेरे भाई। एक कोशिका से 4 कोशिका बनेगी। बताओ, ये चीजें अगर आपको याद हो गई तो समझ लेना कि अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन जो होता है या मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है, उसका बेस आपको क्लियर हो गया। यहां से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह विभाजन, मेरी बातों को ध्यान से समझना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। वह विभाजन जिसमें बनने वाली जो संतति कोशिका होती है, उन संतति कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। ऐसे विभाजन को क्या कहा जाता है? तो ऐसे विभाजन को कहा जाता है अर्धसूत्रीय विभाजन या अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्धसूत्रीय विभाजन में जो बनने वाली संतति कोशिका होती है, उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मात्र कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की होती है, आधी होती है, बराबर होती है या दुगनी होती है। तो अर्धसूत्रीय विभाजन में आधी होती है, समसूत्रीय विभाजन में बराबर होती है। इस बात का आपको पता होना जरूरी है। हमारी जो कायिक कोशिका है, जो हमारे शरीर का काया का निर्माण करती है, और हमारे शरीर में मान लीजिए कोई चोट लग गई है तो फिर चोट लगे वाले स्थान को जो भरने का काम करती है, यानी कि शरीर की मरम्मत करने का काम करती है, उसमें किस प्रकार का विभाजन सहायक होता है? तो समसूत्रीय विभाजन सहायक होता है। लेकिन जो जनन कोशिकाएं होती है, जो जनन में सहायक होती है, इन कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो हर्टविग ने की थी। अर्धसूत्रीय विभाजन की खोज, समसूत्रीय विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। बताओ, अगर ये चीज आपकी क्लियर है तो अब मैं जो आपसे आगे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उन क्वेश्चनों का आंसर आपको बताना है भैया, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बताने वाला हूं। चले आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अर्धसूत्रीय विभाजन में अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा कि भैया कौन कौन से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो मैं आपको जो बोर्ड पे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट हमने सीख ही लिया है, अब क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। सही है ना बात? तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। ठीक है, और जिस भाई ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्यों कर लेना? क्योंकि इस चैप्टर के मैं जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका। अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने 1 फरवरी से एक बैच की शुरुआत की थी। उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज उस बैच में करवाए। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लेना। थंबनेल हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा आपको नया सा लगे, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। लेकिन मेरा भाई जो कंटेंट मैंने वहां पर आपको उपलब्ध कराया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तो वह विभाजन चलो मैं दूसरा क्वेश्चन डालता हूं आपको। अर्धसूत्रीय विभाजन में
जो बनने वाली संतति कोशिका है, बनने वाली जो संतति कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, क्वेश्चन लिखने से पहले आपका आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। जो गुणसूत्रों की संख्या है, टेढ़ा लिखने में आ गया ना, कोई बात नहीं। गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की होती है। अब गुणसूत्रों की संख्या की होती है, बताओ। क्वेश्चन आपके सामने है, बराबर होती है, आधी होती है, दुगनी होती है, या फिर कोई नहीं। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं भैया, कर दो। ओके, देखिए बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ध्यान से समझा है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे। अर्धसूत्री विभाजन में बनने वाली जो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है, आधी होती है, दुगनी होती है, या कोई नहीं, तो आधी होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। ओके, आगे दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ले लेना भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा था ना क्वेश्चन? बताओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की? ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है भैया। ऑप्शंस है फ्लेमिंग, हार्टविंग, रिमेक, रुडोल्फ विर्चो। जल्दी जल्दी बताओ, फिर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है ताकि मैं कल आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवा सकूं। बताओ। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। अर्धसूत्री जो विभाजन की खोज की थी ना, वो की थी हार्टविंग ने। फ्लेमिंग ने जो समसूत्री विभाजन है, इस समसूत्री विभाजन की खोज की थी भैया। और रिमेक ने असूत्री विभाजन की खोज की थी। और जो कोशिका सिद्धांत है, वो किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। कब दिया था? 1855 में। इस कोशिका सिद्धांत का एक कथन है भैया, ओमनिज सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है
कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण जो निर्माण होता है वो उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इसका मतलब सीधा साफ है कि भैया जो नई कोशिका बनी है ये इन नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है, भाई यही तो है नई कोशिका। तो इन नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होगा? जो पुरानी कोशिका होगी। और पुरानी कोशिका को क्या कहते हैं हम? मात्र कोशिका। तो मात्र कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है और दो या दो से अधिक नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो नई कोशिका बनी है उन्हें संतति कोशिका कहा जाता है या फिर पुत्री कोशिका कहा जाता है। जिस प्रोसेस के तहत बनी है उसे ही विभाजन कहा जाता है, उसे ही विभाजन कहा जाता है। तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में यही बताया था कि भाई जो नई कोशिका होती है ना वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। जिस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। इसमें कोई कोशिका होती है ये अपने आप को डिवाइड करती है, दो या दो से अधिक अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती है। जिस प्रोसेस के तहत करती है उसे ही डिवीजन या विभाजन की प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। समसूत्री विभाजन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका, पिछली क्लास से जाकर के देख लेना। आज मैं आपको अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो इसकी खोज हार्टविग ने की थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो फ्लेमिंग ने की। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो रेमेक ने की थी। ठीक है। कोशिका सिद्धांत का कथन याद रखना, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये कथन किसने दिया था? तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण उसके पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। आगे चलते हैं भैया, चले आगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरे साथ में नोट करने से ज़्यादा है कि भैया मेरी बातों को ध्यान से समझना, मेरी बातों को ध्यान से समझना। अगर मेरी बातों को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। और अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ ना, फिर उसमें आँख खुले की खुली रह जाएगी। इसलिए कहता हूँ कि भैया मेरी बातों को ध्यान से समझ लीजिए। अभी जब सारा बोर्ड भर जाएगा ना तब आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या बताया है क्या नहीं बताया है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कि जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? आपके ऑप्शंस है समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ये तो समझते हो ना आप, माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन, असूत्री विभाजन, यानी कि ए माइटोसिस सेल डिवीजन और डी में कोई नहीं। बताओ जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? अभी मैं आपको बता करके आ चुका, अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है वो याद रखना शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका वह कोशिका होती है जो शरीर का निर्माण करती है, जो शरीर का निर्माण करती है। जैसे स्किन की हो सकती है, आपके हेयर्स की हो सकती है, आपके नेल्स की हो सकती है, आपके गाल की कोशिका हो सकती है, हाथ की हो सकती है, पैर की हो सकती है, किसी की भी त्वचा हो, किसी की भी कोशिका हो सकती है। तो इन सभी में समसूत्री विभाजन होता है। जब भी आपको चोट लगती है तो चोट लगने के बाद में जब हमारी मरम्मत होती है तो भैया मरम्मत में भी, शरीर की मरम्मत में भी
किस प्रकार का विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है। बस जनन कोशिकाओं में आपको याद रखना है कि जो जनन कोशिका होती है, इन जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन के बारे में अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया है कि भाई इसकी खोज किसने की थी। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, असूत्री विभाजन के बारे में भी मैं आपको जरूर बता के जाऊंगा भैया। ठीक है, 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन हो रहा है, उसका और आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, आपको अभी इजी लग रहे हैं क्योंकि मैं आपको पढ़ा करके आ गया हूँ। लेकिन जब समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन यानी कि संपूर्ण कोशिका विभाजन से जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई एक्चुअली में पढ़ा कहाँ था हमने और इसका राइट आंसर क्या होगा। इसलिए एक एक बात को ध्यान से समझना है। जब मैंने शुरुआत की थी इस टॉपिक की, तो सबसे पहले मैंने आपको कोशिका विभाजन की डेफिनेशन बताई थी। फिर समसूत्री विभाजन की मैंने आपको समसूत्री विभाजन की डेफिनेशन पढ़ाई थी। उसके बाद में मैंने आपको अर्धसूत्री विभाजन की डेफिनेशन पढ़ाई है। फिर इसके बारे में बताया। मैंने इतना क्यों बताया? ताकि आप पिछली क्लासों से जुड़ सको और जो नए स्टूडेंट है वो हमारी बातों को अच्छे से समझ सके। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। और देखो, अर्धसूत्री विभाजन में जो एक कोशिका होती है, याद रखना इस एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये भी एक प्रकार का आपका क्वेश्चन ही है। तो 4 कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? नहीं आई? अब ध्यान से समझो। आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। इस आधे घंटे में हमने अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो हमने सीख ली। लेकिन अब जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। देखो, यहां से शुरुआत करते हैं बीज से। भाई ये कोई कोशिका है। ये क्या है? एक कोशिका है। और ये कोशिका कौन सी है? तो मात्र कोशिका। ध्यान से समझना। और इस मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है? 46 है, यानी कि 2n है। इतनी बात क्लियर? जब भी किसी कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे पहले मैं आपको बता करके आ चुका हूं, वो तैयारी प्रावस्था में जाती है। यानी कि कोशिका विभाजन के लिए सबसे वो तैयारी करती है। और तैयारी वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंटरफेज। उसे क्या कहा जाता है? इंटरफेज कहा जाता है, यानी कि अंतरावस्था कहा जाता है। और अंतरावस्था में भी हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा था, G1, S और G2 के बारे में पढ़ा था कोशिका चक्कर में। तो मैं आपको कोशिका चक्कर पढ़ा के आ चुका, जिसमें मैंने आपको इंटरफेज पढ़ाया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि मनुष्य की जो कोशिका होती है, जब संवर्धन माध्यम में जब उसका विभाजन किया जाता है तो लगभग 23 घंटे का समय है वो यहाँ पे लगाती है इंटरफेज में। क्योंकि जब भी कोई कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे ज़्यादा जो समय लगता है वो इस इंटरफेज में लगता है। लगभग 95% समय यहाँ पर लगता है भैया। इसे अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि तैयारी प्रावस्था है कि नहीं है, वृद्धि प्रावस्था, इंटरफेज, अंतरावस्था, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो इसमें क्या होगा? कोशिका की वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद में फिर कोशिका का विभाजन होगा और नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो जो पहला जो विभाजन होगा उसमें 2 कोशिका बनेगी भैया। इसमें कितनी कोशिका बनी? 2 कोशिका। लेकिन इस विभाजन को कहा जाता है मियोसिस फर्स्ट विभाजन। हिंदी में कहा जाता है अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धसूत्री प्रथम विभाजन कहा जाता है। ध्यान से समझना, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब अर्धसूत्री जो प्रथम विभाजन होता है, तो जैसे कि मैंने आपको समसूत्री विभाजन में बताया, पहले इंटरफेज के बारे में बताया, उसके बाद में वहां पर विभाजन यानी कि एम फेज आता था। इसमें मियोसिस फर्स्ट आता है कि नहीं, यानी कि अर्धसूत्री प्रथम विभाजन आता है। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में क्या होगा, यह भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहले केंद्रक द्रव का विभाजन होगा, केंद्रक द्रव्य विभाजन। तो केंद्रक द्रव का जो विभाजन होगा वो भी पहला होगा भैया, यानी कि फर्स्ट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। जिसमें भैया केंद्रक द्रव का विभाजन होता है। अरे भाई ये कोई कोशिका है, मैंने आपको समसूत्री विभाजन में बताया था, ये बीच में केंद्रक है, तो पहले केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक जब दो भागों में बढ़ जाएगा तो फिर कोशिका द्रव का विभाजन होगा भैया इस कोशिका द्रव का। ठीक है, तो केंद्रक द्रव का जो विभाजन होता है उसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। तो पहले भैया कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा। अब कैरियोकाइनेसिस जो फर्स्ट होगा तो ये भी कितनी अवस्थाओं में होता है, इसकी भी 4 अवस्था होती है केंद्रक द्रव्य विभाजन की भी। कौन कौन सी होती है, तो भैया एक होती है प्रोफेज फर्स्ट, एक होती है मेटाफेज फर्स्ट, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके, प्रोफेज के बारे में, मेटाफेज के बारे में। एक होती है एनाफेज फर्स्ट और एक होती है टीलोफेज फर्स्ट। और यहां पर क्या होता है, ये जो प्रोफेज फर्स्ट होता है इसकी 5 उप अवस्था होती है, 5 उप अवस्था होती है भैया। वो कौन कौन सी है, तो पहली है लेप्टोटीन। पहली कौन सी है, पहली है लेप्टोटीन, पहली है लेप्टोटीन। दूसरी है जाइगोटीन, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी है पेकिटीन, चौथी है डिप्लोटीन और 5वीं है डाइकाइनेसिस। तब जाकर के भैया आपका केंद्रक द्रव का विभाजन होगा। मैं पहले बताता हूं कि कोई कोशिका है, मात्र कोशिका है, वो इंटरफेज अवस्था में जाएगी, यानी कि अंतरावस्था में जाएगी, जिसमें पहले G1 होगा, S होगा, G2 होगा। उसके बाद में फिर अर्धसूत्री विभाजन पहला होगा। इसमें क्या होता है, 2 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, एक पहला होता है, एक दूसरा होता है। तो अर्धसूत्री जो पहला विभाजन होगा जिसके तहत एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, इसमें पहले वही केंद्रक द्रव का विभाजन होगा जैसे मैंने आपको समसूत्री विभाजन में बताया है, जिसे हमने कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट कह दिया। इसकी भी 4 अवस्था होती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। लेकिन भैया यहाँ पर जो प्रोफेज फर्स्ट होता है इसकी 5 उप अवस्था होती है। किसकी, इस प्रोफेज फर्स्ट की, इस प्रोफेज फर्स्ट की कितनी अवस्था होती है, 5 उप अवस्था होती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। बोलो, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तभी तो कह रहा हूं मेरी बातों को ध्यान से समझना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अर्धसूत्री जो विभाजन में पहले तो किसका विभाजन होता है, केंद्रक द्रव का विभाजन होता है, जिसे हमने कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट कह दिया। उसके बाद में क्या होगा, कोशिका द्रव का विभाजन होगा। तो नीचे लिख देता हूं मैं, कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट। अगर आपने समसूत्री विभाजन पढ़ा है तो वहां भी मैंने आपको बताया था कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में, लेकिन यहाँ पर मैंने कैरियोकाइनेसिस को फर्स्ट कह दिया और साइटोकाइनेसिस को भी फर्स्ट कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक और आएंगे भैया, कैरियोकाइनेसिस सेकंड और साइटोकाइनेसिस सेकंड है। तो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें भैया क्या होगा, कोशिका द्रव का विभाजन होगा। इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव का विभाजन होगा। वो जो मैं आपको बताते आया हूँ, जंतु कोशिकाओं में खेचन
खाचन विधि द्वारा और पादप कोशिका में फ्रेगमोप्लास्ट विधि द्वारा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखो भैया, अब फिर ये जो कोशिका है, इन कोशिकाओं में फिर वृद्धि होगी भैया। तो ये जो वृद्धि वाली प्रोसेस है इसे कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस कहा जाता है इस प्रोसेस को। और उसके बाद में फिर भैया ये दो अन्य कोशिकाओं में बन जाएगी। तो कुछ इस तरीके से यहां पर होगा भैया अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस सेकंड। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन। देखो मैंने आपने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर भैया, दो कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है मियोसिस फर्स्ट के द्वारा, आप स्पष्ट रूप से दे सकते हो। फिर जैसे मात्र कोशिका थी उसमें इंटरफेज की प्रोसेस हुई, तो वापस इंटरफेज प्रोसेस में क्या होता है, तैयारी होती है, कोशिका विभाजन के लिए वृद्धि होती। वैसे ही यहाँ पर वृद्धि हुई, तैयारी हुई, लेकिन इस अवस्था को हमने क्या कह दिया, इंटरकाइनेसिस कह दिया। जैसे यहाँ पर इंटरफेज कहा था, वैसे ही यहाँ पर हमने इसे क्या कह दिया, इंटरकाइनेसिस कह दिया। उसके बाद में फिर भैया यहाँ पर क्या हुआ, अब अर्धसूत्री पहला विभाजन तो हो चुका है यहाँ पर, तो अब होगा अर्धसूत्री सेकंड विभाजन, यानी कि मियोसिस सेकंड विभाजन। इसमें क्या होगा, इसमें भी भैया वही होगा, सबसे पहले केंद्रक द्रव का विभाजन होगा, केंद्रक द्रव्य विभाजन होगा, लेकिन ये कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कैरियोकाइनेसिस सेकंड कह सकते हैं। और इसकी भी 4 अवस्था होती है। अब वो 4 अवस्था कौन सी है, तो जैसे हमने उसमें पढ़ी थी ना समसूत्री विभाजन में, प्रोफेज सेकंड, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ा था। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट तो हो चुका है, तो यहाँ पर हम प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, ये 4 अवस्था पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस में। तो हमने समसूत्री विभाजन में भी तो यही पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसमें प्रोफेज की कुछ अन्य अवस्था नहीं होती है, सिर्फ अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में होती है इस प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्था, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। इन अवस्थाओं में क्या होता है, कल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कल यहाँ से संबंधित ही मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ एक बार। बोलो इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले तो मुझे बताओ। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में पहली बार क्या हो चुका है, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में केंद्रक द्रव का विभाजन हो चुका है दूसरी बार, क्योंकि पहली बार विभाजन तो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में हुआ था केंद्रक द्रव का, अब यहाँ पर दूसरी बार हुआ है। केंद्रक द्रव का हो चुका है तो फिर कोशिका द्रव का भी होगा। तो दूसरा आता है इसमें भैया कोशिका द्रव का विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन दिख तो रहा है ना, कम दिखाई दे रहा है। इनको मैं छोटा लिख देता हूं। इसकी 4 अवस्था होती है, एक होती है प्रोफेज सेकंड, एक होती है मेटाफेज सेकंड, एक होती है एनाफेज सेकंड और एक होती है टीलोफेज सेकंड। ठीक है, अब देखो उसके बाद में क्या होगा, फिर कोशिका द्रव का विभाजन होगा। अगर आपने समसूत्री विभाजन पढ़ा है तो मैं गारंटी के साथ वादा कर सकता हूं कि आपको 100 में से 100% जो मैंने लाइनें लिखी है बोर्ड पर आपको समझ में आ गया होगा। तो कोशिका द्रव्य जो विभाजन होता है वो सेकंड होगा यहाँ पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस सेकंड कहेंगे। इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से जब हम शुरुआत में देखा, हमने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की शुरुआत हुई तो एक कोशिका थी, लेकिन लास्ट एंड फाइनल यहाँ जाकर के देखते हैं तो यहाँ जाकर के 4 कोशिका बन जाती है। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है? 4 कोशिका बनती है। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या ना वो आधी हो जाती है, और फिर इन सब में गुणसूत्रों की संख्या सेम होती है, क्योंकि अर्धसूत्री सेकंड विभाजन जो होता है ना, यह समसूत्री विभाजन के समान होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कोशिका का विभाजन होता है, गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता। समसूत्री विभाजन में भी तो ऐसे ही हुआ था, लेकिन यहाँ पर भैया क्या हो गया, देखो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के तहत गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, 23 गुणसूत्र हो गए। फिर अर्धसूत्री जब सेकंड विभाजन हुआ तो मियोसिस, अगर आप मियोसिस नहीं, समसूत्री विभाजन के बारे में अगर आपको कुछ बातें याद है तो मैंने भी ऐसे ही बताया था कि सबसे पहले केंद्रक द्रव का विभाजन होगा, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कह दिया। इसमें भी 4 अवस्था होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिर कोशिका द्रव का विभाजन होगा, जिसे हमने साइटोकाइनेसिस कह दिया, जिस खांचन विधि द्वारा होता है। तो वो सारी प्रोसेस यहाँ होती है। बस इस प्रोसेस होने से पहले यहाँ पर अर्धसूत्री प्रथम विभाजन हो चुका है, जिसमें बहुत सारी चीजें चेंज है। इसमें प्रोफेज फर्स्ट है, इसके 5 उपावस्था है, लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पेकिटीन है, डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस है। फिर मेटाफेज फर्स्ट होगा, फिर एनाफेज फर्स्ट होगा, फिर टेलोफेज फर्स्ट होगा, उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होगा। तो ये जो अवस्था होती है ना, ये वाली अवस्था अर्धसूत्री सेकंड विभाजन, ये समसूत्री विभाजन के समान होता है, याद रखना। समसूत्री विभाजन के समान क्यों होता है? क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, सिर्फ इसमें एक कोशिकाओं से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखो एक कोशिका है तो इससे 2 नई कोशिका बन गई, इधर एक कोशिका है तो इससे 2 नई कोशिका बन गई। तो वैसे अर्धसूत्री प्रथम विभाजन से और अर्धसूत्री सेकंड विभाजन से यहाँ पर क्या होता है भैया, एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये पहली कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये तीसरी कोशिका है, ये चौथी कोशिका। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होगा, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, लेकिन जब अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होगा तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इसी वजह से हमने इसे समसूत्री विभाजन कहा। समसूत्री विभाजन में भी आप सभी को पता है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मात्र कोशिका में, वो बनने वाली जो संतति कोशिका होती है, उन संतति कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मात्र कोशिका के बराबर होती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, इसके लिए तो यही मात्र कोशिका है, जो नई कोशिका बनी है वो संतति कोशिका है, तो गुणसूत्रों की संख्या दोनों में समान है। तो अगर आपको ये चीज याद हो गई है जो बोर्ड पे लिखी हुई है, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप घर जाकर अगर आप इन चीजों को उतारने की कोशिश करोगे, सबसे पहले तो आप भैया बिना उतारे बिना नोट किए आपको समझना है कि जिस तरीके से मैं ऊपर से लेकर के नीचे तक इन चीजों को लेके आया हूं, वैसे ही आपको एक बार तो देखना है। फिर जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। तो अगर आप पहली बार एक क्लास देख रहे हो तो 2 बार 3 बार अगर आप गौर से देखोगे इन चीजों को तो आपको याद हो जाएगी भैया। जैसे मैंने भी तो याद की है, मैंने देखा क्या कॉपी में? नहीं देखा ना, फिर आपको भी याद हो जाएगी। ज्यादा कुछ नहीं है, सबसे इजी चैप्टर मानता हूं मैं तो इस चैप्टर का, इस पूरी बायोलॉजी का। कुछ नहीं है, कोशिका होती है तो 2 भागों में बट जाती है, उसके बीच की प्रोसेस आपको बतानी होती है इस चैप्टर में, और क्या है, इतनी सी बात है। देखो ध्यान से समझना, दोबारा बता रहा हूं, ये जो नई कोशिका बनी है, नई कोशिकाओं को आप क्या कह सकते हो? संतति या फिर पुत्री कोशिका। अब ध्यान से समझना, ये कोई कोशिका है, ठीक है, ये विभाजित होगी और भैया 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। अर्धसूत्री विभाजन में मैंने आपको पहले ही बताया है, किस तरीके से करती है वो भी देख लीजिए। जब भी किसी कोशिका का विभाजन होगा तो सबसे पहले वो तैयार होगी। जैसे कि हम एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले हम घर पर तैयारी करते हैं ना, उसके बाद में एग्जाम देते हैं। तो तैयारी में लगभग 95% समय लगता है, और इस पूरी प्रोसेस में 5% का समय लगता है विभाजन में, लेकिन इंटरफेज में 95% का समय लगता है, ठीक है। तो इंटरफेज में हमने G1 S G2 के बारे में पढ़ लिया है कि G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है। नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर के क्लास देख लेना पुरानी।
ठीक है। अब देखो, आप में से बहुत सारों की चीज़ें समझ में नहीं आएगी, फिर आप कहोगे कि आपने तो कुछ बातें सिखाई ही नहीं हमें। अरे भैया, आपने इसलिए नहीं सीखी है ताकि आप हमारी पहले से वीडियो नहीं देख रहे हो। मैंने जिस तरीके से चीज़ें आसान आसान भाषा में लिखी है, जैसे मैं लिख पा रहा हूँ वैसे आप भी लिख सकते हो, आप भी समझ सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो। बस फर्क इतना है कि आपने हमारा साथ शुरू से नहीं दिया। इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी है जिसमें मैं आपको कोशिका चक्र पढ़ा के आ चुका, समसूत्री विभाजन पढ़ा करके आ चुका, कोशिका से संबंधित बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी है। उसके बाद मैं अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, किसी चीज़ को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। अगर आप मुझे नहीं, किसी भी चैप्टर को 10 घंटे भी दे देते हो तो वो चैप्टर आपका हो जाता है। बट हम 10 घंटे दे नहीं पाते हैं तो वो चैप्टर हमारा होता नहीं है। 4-5 घंटे में टीचर पढ़ा करके फ्री होता है, 2 घंटे में आप रिवीजन कर लीजिए, 3 घंटे में रिवीजन कर लीजिए, 4 घंटे में रिवीजन कर लीजिए, 8-9 घंटे में चैप्टर आप हो जाएगा। और समय तो देना होगा भैया, हम भी देते हैं, आप भी दीजिए। पुरानी क्लास नहीं देखी तो जाकर के देख लेना। वैसे मैं समझाने की फुल कोशिश कर रहा हूँ आपको, लेकिन भैया ये इंटरफेज के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका, जीवन के बारे में, एस के बारे में, J2 के बारे में यहाँ पर क्या पढ़ा? इसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, इतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तैयार हो गई। क्यों होती है ये भी मैंने रीजन भी बताया है। अगर इसमें इंटरफेज पर अवस्था नहीं होगी तो क्या होगा, वो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़ रहे हो तो आप सब चीज़ों का पता होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, 2 बार विभाजन होता है। एक पहली बार होगा तो उसे हमने अर्धसूत्री प्रथम विभाजन कह दिया। जब भी किसी कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो केंद्रक में उपस्थित जो केंद्रक द्रव है उस केंद्रक द्रव का विभाजन होगा। ये 4 अवस्थाओं में होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट 5 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तब जाकर के केंद्रक द्रव का विभाजन होगा। इसमें क्या क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, लेप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, पैकेटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है। उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको कल बताने वाला हूँ। जैसे ही केंद्रक द्रव का विभाजन हो जाएगा उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होगा। ठीक है, उसके बाद में किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव का विभाजन होगा। कोशिका द्रव का विभाजन पहली बार हो गया जिससे एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है। उसके बाद में इंटरकाइनेसिस की प्रोसेस होगी, दोबारा इंटरफेज अवस्था में जाएगी कोशिका, जिसमें तैयारी होगी कोशिका विभाजन के लिए। फिर होगा भैया अर्धसूत्री सेकंड विभाजन यानी कि मियोसिस सेकंड। इसमें भी वही कोशिका द्रव का विभाजन होगा, दूसरी बार हो रहा है, इस वजह से हमने सेकंड कह दिया। तो जब भी केंद्रक द्रव का विभाजन होगा तो यहाँ पर 4 अवस्थाओं में होगा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। इनमें क्या होता है मैं आपको कल नहीं तो परसों के दिन बता दूंगा, या तो कल बता दूंगा नहीं तो परसों के दिन पक्का बताने वाला हूँ। उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होगा जिसके तहत 2 कोशिकाओं से 4 कोशिका बन जाएगी। तो जो समसूत्री विभाजन की प्रोसेस थी प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टेलोफेज में, वो एक प्रोसेस प्रोफेज सेकंड में, मेटाफेज सेकंड में, एनाफेज सेकंड में, टेलोफेज सेकंड में होगी भैया। इस वजह से हमने अर्धसूत्री सेकंड विभाजन को समसूत्री विभाजन के समान माना गया है, यानी कि समसूत्री विभाजन भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। तो ये सारी चीजें हैं भैया। जो नई कोशिका बनी उन्हें संतति कोशिका हमने कह दिया, एक कोशिका से 4 कोशिका बनी है। कैसे कैसे बनती है, तो ये सारे रास्ते हैं भैया, ये सारे रास्ते हैं। देखो, हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में 3 क्वेश्चन डालता हूँ, 3 नहीं 10 क्वेश्चन डालता हूँ। सुबह 4 बजे से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, रात को 10 बजे तक चलते हैं। उन क्वेश्चनों का आंसर लगभग 8-10 हज़ार स्टूडेंट रोज देते हैं, तो आप भी दीजिए भैया, आपको भी फायदा मिलेगा। मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेना, आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। कल हम आपको अर्धसूत्री प्रथम विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।